साथियों नमस्कार। मतगणना में 6 दिन शेष हैं। इससे पहले तमाम सारे चैनल, लगभग सारे चैनल अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। वह एडिटर पोल भी दिखा रहे हैं। वह तमाम तरीके के अपने किंतु परंतु वाले समीक्षात्मक टिप्पणियां इस 2023 के विधानसभा चुनाव पर कर रहे हैं। अब तक उनकी कुल जो समीक्षा है वो समीक्षा कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर बताने तक पहुंच चुकी है, जबकि यही समीक्षा मतदान से पहले तक ये थी कि मध्य प्रदेश की जनता बदलाव के लिए वोट दे रही है, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारने वाली है। ये जो मतदान के बाद चैनलों के अंदर जो बहस चल रही है वो बहस बगैर सर पैर किए वह सच्चाई से कोसों दूर है। कांग्रेस को जो फायदा होते हुए वो दिखाने के लिए जिन तर्कों को दे रहे हैं वह तर्क भी आधे अधूरे हैं। वह बार बार कर्मचारियों के वोट कांग्रेस को मिले हैं और उन मिलने की वजह ओपीएस माने पुरानी पेंशन बहाली को एकमात्र कारण बताते हैं, जो कि सच नहीं है। सच तो यह है कि ओपीएस के लाभान्वित कर्मचारी 2018 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी का साथ छोड़ चुका था। आज हम 28 नवंबर को आपसे बात कर रहे हैं। 2018 में आज ही के दिन हम मतदान केंद्रों पर लाइनों में लगे थे, सरकार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे और उस दिन ये चर्चा चल रही थी कि ये जो मध्य प्रदेश का स्थायी नियमित कर्मचारी है वो बीजेपी के खिलाफ गया है और 2018 के चुनाव में बैलेट पेपर पर कांग्रेस 200 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीती थी। इससे एक बात स्पष्ट है कि ओपीएस के जो लाभार्थी कर्मचारी है वो बीजेपी से 2018 में ही दूर हो चुका था और आज तक बीजेपी उसको अपने पास नहीं ले जा सकी। उसने इस चुनाव में ओपीएस के नाम पर कांग्रेस को वोट दिया है। 2018 में इसी कर्मचारी ने, जिसमें अध्यापक सबसे ज्यादा है, 3 लाख के करीब अध्यापक है, उसने ट्रांसफर के मुद्दे पर कांग्रेस को वोट दिया था। अब कांग्रेस की सरकार बनने पर माननीय कमलनाथ जी ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाकर 50,000 टीचर्स को उनके द्वारा मांगी गई जगह पर पहुंचाया था। ये मध्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफर था जो बगैर पैसे के कमलनाथ जी ने किया था और सारे अध्यापक जो अपने माता पिता से, अपनी पत्नियों से, महिला से चिकाए पतियों से जो दूर का नौकरी कर रही थी वो अपने घर पहुंची थी। इसलिए इस बार उसी कर्मचारी ने कांग्रेस को ओपीएस के नाम पर वोट दिया है और बीजेपी को यह मालूम है, क्योंकि बीजेपी का संगठन बहुत बड़ा है और वह छोटी छोटी जानकारियां भी अपने पास रखता है। उसे मालूम था, उसके पास ये फीडबैक था कि 2018 में जो कर्मचारी बीजेपी से दूर हुआ था वो उसके पास नहीं आया। इसीलिए बीजेपी 2023 के चुनाव में बीजेपी की स्थिति बिगड़ी और बीजेपी सत्ता से दूर दिख रही थी। लेकिन 2023 में एक बड़ा काम जो हुआ वो ये हुआ कि 2018 में सिर्फ नियमित कर्मचारी सरकार के खिलाफ था, लेकिन 2023 में स्कीम वर्कर, आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका कर्मचारी, अंशकालीन, अनियमित, दैनिक वेतनभोगी, समूचा कर्मचारी वर्ग जिसके साथ सबसे ज्यादा अन्याय
इन 18 सालों में हुआ है वह पूरा का पूरा बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया और इसकी संख्या 12-15 लाख के करीब है। नियमित कर्मचारी की संख्या 4 लाख के आसपास है, वो तो सरकार के खिलाफ है ही है, लेकिन इसमें जो 12-15 लाख जो स्कीम वर्कर और अस्थायी कर्मचारी शामिल हुआ तो ये संख्या एकदम 20 लाख को टच करती है और 20 लाख को टच करने का मतलब होता है कि ये सीधे सीधे 80 लाख वोट है जो कांग्रेस के पास गया है एक मुश्त। और इसीलिए 6 महीने पहले से ही हमारा जो कर्मचारी वर्ग है ये कहने लगा था कि इस बार सरकार बदलनी है और जो समाज के अंदर लोगों के अंदर जो सरकार बदलने का वातावरण बनाया वो इन्हीं लोगों ने बनाया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी वर्ग का ही योगदान है जो पिछले 2-3 साल से लगातार इस सरकार से लड़ रहे थे, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे रसोईया हो, चाहे हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे निगम मंडलों के कर्मचारी हो, चाहे सहकारिता के कर्मचारी हो, चाहे ग्राम पंचायतों के कर्मचारी हो, चाहे स्कूलों के भृत्य हो, ये तमाम सारे लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर इस सरकार से न्याय मांग रहे थे, लेकिन इस सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसलिए इनके अंदर बहुत जबरदस्त नाराजगी थी। वह नाराजगी इस चुनाव में मतदान केंद्रों पर दिखाई भी दी है, जिसे भोपाल का मीडिया, हमारे यहाँ के संपादक चर्चा ही नहीं कर रहे इस पर। यही जब इन्हें चर्चा से इन्हें बाहर रख दिया है तो किसी भी तरीके की कोई चुनावी समीक्षा सही हो ही नहीं सकती। और एक काम हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और खास करके ये तो पूरे देश में ही हो रहा है। कामगार कर्मचारी वर्ग की संख्या समाज में 80% तक है और इसी कामगार कर्मचारी वर्ग को राजनीतिक चर्चा से बाहर कर दिया जाता है, उससे कोई चर्चा ही नहीं करता। दलित की चर्चा हो जाएगी, आदिवासी की चर्चा हो जाएगी, ब्राह्मण की चर्चा हो जाएगी, ठाकुरों की चर्चा हो जाएगी, ओबीसी की चर्चा हो जाएगी, जैनों की चर्चा हो जाएगी, सबकी चर्चा होगी, जाति चर्चा सारी होंगी, लेकिन कामगार कर्मचारी वर्ग जिसकी आबादी सबसे अधिक है, जो 80% तक है, जो खेतों से लेकर दफ्तरों तक काम करता है, उसकी चर्चा कभी नहीं होती। किसी भी चुनावी समीक्षा में इनको शामिल नहीं किया जाता। यह सबसे चिंता का विषय है। ये इन्हें एक अगर वोटर की हैसियत से भी समीक्षकों को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी चर्चा करना चाहिए। कभी कारखाना के उस मजदूर की चर्चा नहीं होती जिसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, जिसका पीएफ जमा नहीं होता, वह भी एक वोटर है, लेकिन वो चुनावी चर्चाओं से बाहर रहता है। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती। क्या एक मजदूर को चुनावी समीक्षा से बाहर करके किसी तरीके की समीक्षा ईमानदारी से की जा सकती है? मेरा मानना है नहीं की जा सकती। इसलिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कामगार कर्मचारी वर्ग की एक व्यापक एकता बने और वह एकता ही हर तरह की राजनीतिक चर्चाओं में हम सब लोगों को, खास करके मेहनतकशों को शामिल करा सकती है। और जब तक हम लोग राजनीतिक चर्चा में, चुनावी समीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे, तब तक हमारे साथ अन्याय होता रहेगा। हमें न न्यूनतम वेतन मिलेगा, न हमें नियमितीकरण होगा, न हमें किसी तरीके की कोई सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। इसलिए हमारा लगातार ये प्रयास है कि इस राजनीतिक चर्चा में कामगार सबसे ऊपर होना चाहिए, और वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि वह आबादी में 80% है। जो 80% है उसकी चर्चा नहीं होना चाहती, और यह काम हमको और आपको मिलकर ये काम कराना है। इतने दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 17 दिन से उत्तराखंड में हमारे 41 मजदूर एक सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं।
किसी चैनल में इस पर डिबेट नहीं हो रही। हमारे प्रधानमंत्री जी के भाषणों से वो गायब हैं। क्या वो इंसान नहीं है? वो जो 41 मजदूर हैं, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन वो 41 भी तो दलित होंगे, आदिवासी होंगे, ओबीसी होगा, कुछ में से ब्राह्मण होगा, कोई ठाकुर होगा। अगर तुम जाति ही चर्चा करना चाहते हो, जाति आधार पर ही इंसानों की चर्चा करना चाहते हो, तो इस आधार पर भी वो चर्चा के हकदार हैं, वो चैनलों की डिबेट के हकदार हैं। लेकिन उन 41 मजदूरों के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। और यही हमारी उपेक्षा को दर्शाता है कि ये मजदूर क्यों उपेक्षित है इस हिंदुस्तान के अंदर, जो सब कुछ बनाता है, जो सड़कें बनाता है, जो पुल बनाता है, जो पटरियां बिछाता है, जो लाइट पहुंचाता है तुम्हारे घर तक, जो पानी पहुंचाता है, जो तुम्हारी गाड़ियां चलाता है, जो तुमको चाय बनाकर पिलाता है, तुम्हारे ऑफिसों की साफ सफाई करता है, तुम्हारे कंप्यूटर चलाता है, तुम्हारे अस्पतालों में इलाज करता है, तुम्हारी तमाम तरह का जो काम कौन करता है? कामगार वर्ग करता है। लेकिन वही कामगार वर्ग इस राजनीतिक चर्चा से बाहर है। इस चुनाव की डिस्कशन में भी आप देख रहे होंगे कि कोई भी समीक्षक, चाहे वो संपादक हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीतिक प्रवक्ता हो, उस कामगार की चर्चा नहीं करता जो कोरोना के समय सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। अब कामगार की चर्चा क्यों नहीं करना चाहते ये लोग? उसकी भी एक वजह है जो आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन कामगार और कर्मचारी वर्ग की चर्चा राजनीति में होने लगेगी, उस दिन अन्याय के खिलाफ चर्चा होने लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ ही किया जाता है। उसके वेतन में तो अन्याय होता ही होता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। अधिकारी अपने छोटे से अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दुत्कारता है, उससे वो कर्मचारी अपने छोटे वाले कर्मचारी को दुत्कारता है। इस तरीके से ये एक पूरा सिस्टम तैयार हो गया है और इसीलिए कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता की बात कोई नहीं करता, उनके हक की बात कोई नहीं करता। तो अब ये बात कौन करेगा? ये बात आपको और हमको करनी पड़ेगी। हमारा संविधान हमको ये अधिकार देता है, हमको ये हक देता है, और हमारा संविधान सबसे ज्यादा कामगार कर्मचारी वर्ग की ही पैरवी करता है। और उसी के तहत हमको पिछले 70 सालों में जो अधिकार मिले थे, चाहे वो न्यूनतम वेतन का अधिकार हो, चाहे नियमित नौकरी का अधिकार हो, चाहे पेंशन का अधिकार हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा के दूसरे अधिकार हो, ये तमाम सारे अधिकार हमें संविधान से मिले हुए हैं, जिन्हें हमसे धीरे 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 करके छीना जा रहा है, छीन लिया गया है। 8 घंटे काम का कानून बना हुआ है, संघर्षों के जरिए काम मेहनत कश होने से हासिल किया था। आज 12 घंटे 14 घंटे काम कराने की परंपरा सी बन गई है। न्यूनतम वेतन का कानून बना हुआ है। आज आप किसी भी सरकारी विभाग में या प्राइवेट कारखानों में चले जाइए कि न्यूनतम वेतन भी मालिक अपने कामगारों को नहीं दे रहे, सरकारें अपने कर्मचारियों को नहीं दे रही हैं। और स्थायी नौकरियां तो लगभग खत्म कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण समाज के अंदर असमानता भी बढ़ रही है। हमारा खुद अब पेंशन ओपीएस की बात होती है, पेंशन की बात हो रही है, पुरानी पेंशन बहाली की बात हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये चर्चा नहीं होना चाहिए कि पुरानी पेंशन बंद किसने की थी? पेंशन करने वाली पार्टी कौन सी थी? अगर ये बात होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नाम आएगा, उसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आएगा, जिन्होंने कर्मचारियों से पेंशन का अधिकार छीना था। इसलिए ओपीएस की भी बात जब हो रही है तो वो ऊपरी तौर पर हो रही है, सतही तौर पर होती है, लेकिन उसके कारणों में जाने की कोशिश नहीं करते। अटल जी तो हमारे हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे, हम सब उनसे प्रभावित थे। उनका कविताएं सुन के, उनके भाषण सुन के सारे लोग तालियां बजाते थे, अरे क्या बोलते हैं, क्या भाषण देते हैं। लेकिन उन्हीं अटल जी ने कर्मचारियों से उनका बुढ़ापे का सहारा छीना था, पेंशन छीनी थी।
अब अटल जी ने ये पेंशन क्यों छीनी? क्योंकि वो जिस राजनीतिक पार्टी के नेता थे और उस राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा है, वो विचारधारा निजीकरण को बढ़ावा देने वाली विचारधारा है। अब निजीकरण को बढ़ावा देने वाली, निजीकरण को फैलाने वाली पार्टी विचारधारा का प्रधानमंत्री तो पेंशन ही छीनेगा। और उसी समय से सरकारी सेक्टर के अंदर छटनियों की शुरुआत हुई थी, स्थायी नौकरियों के रास्ते बंद हुए थे। ये अटल जी की इस देश के कामगार कर्मचारी वर्ग को के लिए किया गया योगदान है, जिसे आपको याद रखना चाहिए। व्यक्ति अच्छा हो सकता है, उसकी शक्ल सूरत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी विचारधारा क्या है, हमें उसको समझने की जरूरत है। पहली बार तब बीजेपी केंद्र की सत्ता में पहुंची थी। अब दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जब आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब उसने क्या किया है सरकार? ठीक उसी काम को उन्हें आगे बढ़ाया है जो अटल जी ने शुरू किया था। आपने आउटसोर्स मतलब ठेकाकरण की प्रथा को एक तरीके से स्थायी बना दिया है सरकारी विभागों के अंदर। आपने वेतन बोर्ड को समाप्त कर दिया है, यानी कर्मचारियों के वेतन बढ़ने के रास्ते मोदी जी ने बंद कर दिए हैं, लेकिन जिसकी कभी कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है, और जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चर्चा करनी चाहिए सबको, लेकिन नहीं करते हैं। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सेना के अंदर भी अस्थायी नौकरियों की परंपरा शुरू की है। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर सेना में 4 साल के लिए नौकरी दी जा रही है, जिसे उन्होंने ढोल धमाकों के साथ लागू किया था अग्निवीर के रूप में। और हम हिंदुस्तान के लोग उनकी इस अग्निवीर योजना पर तालियां बजा रहे थे। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा था कि ये आप कर क्या रहे हैं। जो नौजवान लड़का अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बॉर्डरों पर जाता है, उसके साथ भी आप उसकी नौकरी को भी आपने 4 साल तक सीमित करके रख दिया, और उसे न कोई पेंशन न कोई सुविधा। आप 4 साल बॉर्डर पर रहिए, जिंदा अगर आ जाते हैं वापस तो आपको घर पहुंचा दिया जाएगा कुछ लाख रुपए देकर। यानी मोदी जी ने सेना में भी अस्थायी नौकरियों की परंपरा शुरू कर दी है। ये बीजेपी की विचारधारा है, और उस बीजेपी की विचारधारा जिसको हमने मध्य प्रदेश की जनता 18 साल से गले लगाए हुए थी और देख रही थी, और इसी 18 साल के अंदर इस मध्य प्रदेश में क्या हुआ? आउटसोर्स कल्चर फला फूला और हर जगह फैल गया। आज सरकारी सेक्टर 80% तक निजीकरण हो गया, लेकिन कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है, कहीं भी। मैं पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं कि जब ये राजनीतिक पंडित जब चैनलों पर आ रहे हैं, चुनावी समीक्षा कर रहे हैं, किसी के मुंह से आप सुन रहे हैं कि सरकारी सेक्टर 80% तक बिच गया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? ये चर्चा का विषय नहीं है कि चुनावी मुद्दा नहीं था क्या? क्या ये चुनावी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन इसे चुनावी चर्चा में कौन शामिल कराएगा? कौन इसे राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाएगा? कौन इसे चैनलों पर ले जाएगा? वही ले जाएगा जो विचारधारा को समझता हो, जो राजनीतिक समझ रखता हो। जो लोग राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, उनके लिए तो सरकारी सेक्टर बेचे या बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संपन्न तबका है समाज का, उसके लिए कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारों की जरूरत समाज के कमजोर वर्ग को होती है, उस कामगार कर्मचारी वर्ग को होती है जिसके साथ अन्याय होता है, और वही सरकारें बनाता है, वही सरकारें बिगाड़ता है। ये
2003 में भी मध्य प्रदेश में हुआ था, 2023 में भी होने वाला है, 3 तारीख को पता चल जाएगा। और वही कामगार कर्मचारी वर्ग आज हर तरह की चर्चा से बाहर है। हम आपसे, आप सब लोगों के जरिए, क्योंकि हमारा आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, जितना भी कर्मचारी है वो सब युवा है, 35 साल तक का युवा है। आप सब लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि आप हर तरीके के राजनीतिक चर्चा में, हर तरीके के टीवी चैनलों की डिबेट में आपकी चर्चा हो, ऐसा माहौल आपको बनाना है। और ये माहौल तभी बनेगा जब आप एक साथ एकजुट ठीक वैसे ही दिखेंगे जैसे ओपीएस की मांग को लेकर नियमित कर्मचारी समय समय पर दिखते थे। उन्होंने दिल्ली का रामलीला मैदान भर दिया था। क्या हम लोग भोपाल में ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही है। उसके कर्मचारी मजदूर संगठनों ने कभी भी कामगार कर्मचारी वर्ग की एकता बनने ही नहीं दी। इसलिए हम टुकड़े टुकड़ों में बिखरे हुए हैं, और टुकड़े टुकड़े में बिखरे रहने के कारण हम न पहले कभी चर्चा में आए और न भविष्य में कभी चर्चा में आएंगे। इसलिए हम बार बार आप लोगों से ये आग्रह करते हैं कि हमें अपनी एकता को मजबूत करना होगा। तमाम सारे संगठन पहले से भी बने हुए थे, तो काम कर रहे हैं। वह संगठनों ने आप लोगों के मुद्दों को सिर्फ रस्म अदायगी मतलब के तौर पर उठाया, उन्हें राजनीतिक बहस का मुद्दा बनाने में असफल रहे, क्योंकि टुकड़े टुकड़ों में लड़ी जाने वाली लड़ाई आपको जीत तक नहीं पहुंचा सकती। आप के साथ अन्याय हो रहा है इसका एहसास तो आपको करा सकते हैं, लेकिन आपको जीत नहीं दिला सकते, आपको चर्चा का केंद्र नहीं बना सकते, आपके साथ न्याय नहीं करा सकते। आपके साथ न्याय आपकी एकता बना करेगी। इसलिए साथियों, 2023 के विधानसभा चुनाव में ये बात तो तय हो चुकी है आप लोगों के ही सक्रियता के कारण कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने हम लोगों को जो वचन दिए हैं, उन वचनों को पूरा कराने के लिए भी हमको एक साथ दिखना पड़ेगा। हमारी ये कोशिश होना चाहिए, हम लोग ये कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार में भी, सरकार की अलग अलग संस्थाओं में भी कामगार कर्मचारी वर्ग की बात करने वाले अलग अलग विभाग हैं, बोर्ड हैं, निगम हैं। वहां पर अगर हमारे लोग बैठेंगे, कामगार कर्मचारी वर्ग के लोग बैठेंगे, तो आपकी बात होगी। 18 साल में बीजेपी ने यही किया कि कर्मचारी कामगार वर्ग की बात करने वाली संस्थाओं को उन्होंने नियुक्तियां ही नहीं की उनकी। इसलिए हमारी न तो न्यूनतम वेतन की बात कभी हुई, न मिनिमम वेज को रिवाइज करने की कभी बात हुई, न हमारे पीएफ की बात हुई, न आउटसोर्स को जैसी अन्यायकारी कल्चर लागू किया गया इसके खिलाफ कोई बात हुई। हम आप सब लोगों को इस पेज के माध्यम से और अपने संगठनात्मक सक्रियता के जरिए आपको यही कह सकते हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने हमको जो भरोसा दिया है, हमको जो विश्वास दिलाया है, उस भरोसे और विश्वास के कारण ही हम लोग कांग्रेस के साथ माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने काम किया और कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये वातावरण बनाया। अब हम सब लोगों को के साथ न्याय हो सके, माननीय कमलनाथ जी की सरकार हमारे साथ न्याय कर सके, इसके लिए भी हमें एक साथ दिखना होगा, एक साथ आना होगा, एक साथ रहना होगा। इसलिए साथियों, हम भोपाल में हमारा ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एक बार आपको ये मौका जरूर उपलब्ध कराएगा भोपाल में, और उस दिन आप लाखों की संख्या में भोपाल में दिखेंगे। उसी दिन से आप हर तरह की चर्चा का केंद्र बन जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में होने वाले धरना प्रदर्शनों से परहेज करते हुए एक साथ आने की
रणनीति योजना आप लोग अपने अपने स्तर पर बनाएं और एक बार भोपाल को भरना है कामगार कर्मचारी वर्ग को, ये आप अपने दिमाग में अभी से बिठा लें। जिस दिन भोपाल में एक बार कामगार कर्मचारी वर्ग एकजुट खड़ा दिख गया, उस दिन आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो समाप्त हो जाएगा। आप लोग दिखते हैं, समय समय पर दिखते हैं, कभी कभी छोटे धरना प्रदर्शनों में दिखते हैं, कभी दलित, आदिवासी, ओबीसी, करनी सेना, ब्राह्मण सभा के रूप में दिखते हैं, लेकिन एक बार आप कामगार कर्मचारी की हैसियत से भोपाल में दिख जाइए, चर्चा आपकी होने लगेगी। इसलिए साथियों, जो चैनलों पर जो डिबेट चल रही है, जो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, कोई कांटे वांटे की टक्कर नहीं है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 150 से अधिक सीटों के साथ, 160 भी हो सकती हैं, के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि कामगार कर्मचारी वर्ग की जो इस चुनाव में एकता दिखी है, ऐसी एकता इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी है। और ये वो वर्ग है जो सरकार को बना सकता है, सरकार को बिगाड़ सकता है। इस बार उन्होंने शिवराज सिंह की विदाई का रास्ता कामगार कर्मचारी वर्ग ने ही बनाया है और उन्हीं ने कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता बनाया है। और इसीलिए कोई किंतु परंतु नहीं है, पूर्ण बहुमत से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारे न्याय के रास्ते खुल रहे हैं। हमें अपनी समझ बूझ के साथ अब आगे बढ़ना है, एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। और हमारा जो लक्ष्य था आउटसोर्स मुक्त मध्य प्रदेश, उस लक्ष्य को अपन को पाना है। हमारा जो लाखों लाख कर्मचारी है जिसके साथ 18 साल से अन्याय हो रहा था, उसके साथ न्याय कराना है। इसी के साथ आप सब लोगों को पुनः नमस्कार।